वह कलाकार जिसने एक समय पर महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड जीता था और जब वो कक्षाओं में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाता था तो छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह कलाकार जिसने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया, वह खुद डायलॉग लिखकर अमिताभ बच्चन को प्रैक्टिस करवाता था, लेकिन अंत में अमिताभ बच्चन ने भी उसे भुला दिया। वह कलाकार जो पैदा तो अफगानिस्तान की मुफलिसी में हुआ था, लेकिन उसकी तकदीर बंबई में लिखी थी। वह कलाकार जो फिल्मों की भाषा को दुरुस्त करना चाहता था। वह कलाकार जिसने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और 200 से भी ज्यादा फिल्में लिखी, लेकिन बॉलीवुड ने उसे क्या दिया, एक ठीक से अंतिम विदाई भी ना दे सका। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और हम बात कर रहे हैं नन अदर देन दी कादर खान की। आज के इस वीडियो में और द सिने बफ के एक स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं दी कादर खान के जीवन की कहानी के बारे में, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कादर खान के माँ बाप अफगानिस्तान से चलकर भारत आए और कैसे कादर खान ने बंबई में संघर्ष किया और बंबई में संघर्ष करके अपने आप को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कलाकार बनाया। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान के पैदा होने से पहले उनके माता पिता की 3-4 संतानें और थीं, लेकिन 6-7 वर्ष तक आते आते सबकी मृत्यु हो जाती थी। तो कादर खान के माता और पिता ने मिलकर ये म्यूचुअली डिसाइड किया कि शायद अफगान की आबो हवा में ही कुछ ऐसी बात है कि उनकी सारी संतानें यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती हैं, और उन्होंने फैसला किया बंबई आने का। मुझसे पहले मेरे 4 भाई थे, वो हुए 8 साल की उम्र को पहुंचे और फौत हो गए, गुजर गए, मर गए। लेकिन जो परिवार अफगान जैसे देश में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, वह बंबई में आकर कैसे सरवाइव कर पाता। वह बंबई में जाकर वहां के कमाठीपुरा के स्लम्स में बस गए और आर्थिक तनाव के चलते उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। और एक ऐसे इलाके में जो हिंदुस्तान का सबसे गंदा इलाका, स्लम, डर्टीएस्ट स्लम। कादर खान के पिता अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते थे और इसी तनाव के चलते उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया और मेरी वालिदैन में निवाह नहीं हुआ और दोनों में तलाक हो गया। लेकिन बंबई जैसे बड़े शहर में एक औरत कैसे सरवाइव कर पाएगी, यह सोचते हुए उनके नाना ने उनकी मम्मी की शादी एक कारपेंटर के साथ करवा दी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ना राम काम आते हैं ना रहीम। जिस पुरुष से कादर खान की माता की शादी हुई थी, वह बहुत ही मारपीट करने वाला और गाली गलौज करने वाला एक अब्यूजिव शख्स था। इतना ही नहीं, वह कादर खान को उनके पिता के पास भेजता था कि जाकर अपने पिता से पैसे मांग के लाओ। कादर खान के पिता भी कोई बहुत विशेष काम नहीं करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अपने बच्चों की भी मदद करें। ऐसे में कादर खान को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए कई बार भीख भी मांगनी पड़ी। और उसमें जो है मैं जाके उनके पास खड़ा हो जाता था, मैं कहूँगी 2 रुपए चाहिए। वो कहे तू मेरे पास हमेशा 2 रुपए के लिए चला आता है, मैं कहाँ से दूँ तुझे, मेरी औकात नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे भीख मांग के 2 रुपए लेके घर आता था। घर की ऐसी स्थिति में कादर खान के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो पढ़ाई करते या घर का चूल्हा जलाने के लिए स्लम्स के अन्य लड़कों की तरह फैक्ट्री में नौकरी करते। कादर खान ऑलमोस्ट फैक्ट्री में नौकरी करने ही वाले थे, लेकिन पहले ही दिन उनके माँ ने आकर उन्हें रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ पढ़ोगे, क्योंकि आज तुमने अगर फैक्ट्री में काम कर लिया और घर के 2 वक्त चूल्हा जलने भर की कमाई भी करने लग गए तो तुम जिंदगी भर सिर्फ घर में 2 वक्त का चूल्हा जल सके इतनी ही कमाई कर सकोगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे। और अगर तू उस प्रॉब्लम को, उस मसले को तू हल करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, तू पढ़, तू पढ़। उसने पढ़ का लफ्ज ऐसे फेंका मुझ पर कि मेरे सर से लेके पैर तक जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे रगों में डाल दिया सर, और मेरे रोम अभी भी मेरे जो वो रोम। और आप बताइए कि आपकी सोसाइटी में आज के समय में पढ़ाई को लेकर इतना अवेयर कौन है, या आपके आसपास कौन ऐसी शिक्षित महिला या शिक्षित पुरुष है जो ऐसी सोच रखता है कि आप पढ़ाई करने से अपनी जनरेशन सुधार सकते हैं। कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में चाहे जितने रास्तों पर चल लें, लेकिन हमारी मंजिल हमें वहीं पहुंचाती है जहां पहुंचना हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कादर खान की बचपन से दरअसल एक बहुत कमाल की आदत थी
लोगों को ऑब्जर्व करने की। कादर खान किसी को भी चलता देखते या बोलते देखते या किसी के रूप, रंग, बोली, भाषा में थोड़ी सी भी विचित्रता होती तो उन्हें ऑब्जर्व करके उनकी नकल करने की कोशिश किया करते थे। उनका यही टैलेंट एक दिन एक आदमी ने पहचान लिया और उसने 8 वर्ष के कादर खान को एक प्ले में काम करने का मौका दिया। उस प्ले का नाम था रोमियो एंड जूलियट। इस प्ले में कादर खान ने रोमियो की भूमिका निभाई और उनके इस किरदार की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें प्ले के बाद एक व्यक्ति मिलता है और 100 रुपए का नोट देता है और कहता है, बड़े मियाँ आए, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बोला बेटा तू जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अपनी जेब में से 100 का नोट एक दिया मुझे, बोले संभाल के रख जी, ये लाखों में बन जाएंगे, बदल जाएंगे ये जी, इसको संभाल के रखना। और इसके बाद की कहानी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। कादर खान ने अपने स्कूल की शिक्षा समाप्त कर ली और बंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग के दौरान भी वो कॉलेज में प्ले किया करते थे। एक दिन अपने थिएटर के डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि नाटक में जो किरदार वह निभाते हैं उनको उस किरदार की कहानी थोड़ी अधूरी लगती है। अगर उनकी इजाजत हो तो उसके किरदार की कहानी को और थोड़े अच्छे ढंग से लिखना चाहेंगे। डायरेक्टर इस बात से राजी हो जाते हैं और उनको किरदार को पुनः लिखने की बात कहते हैं। कहा जाता है कि कादर खान ने उस पूरे नाटक को इतने अच्छे से फिर से रीराइट किया कि डायरेक्टर ने वो पूरा नाटक ही कादर खान के नाम कर दिया और उस नाटक का नाम था ताश के पत्ते। लेकिन कादर खान का ध्यान यहाँ तक एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू करने के लिए नहीं था। उन्होंने इंजीनियरिंग समाप्त होते ही एक छोटी मोटी नौकरी कर ली, लेकिन वो नौकरी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। फिर जाके उन्हीं के प्रिंसिपल ने उनको एक जॉब ऑफर की अपने एक सीएच साबू सिद्दीकी कॉलेज में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने की। कादर खान ने ये जॉब खुशी खुशी स्वीकार कर ली और वो बच्चों को अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने लगे। जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनके पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा था कि अप्लाइड मैकेनिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी इतनी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे कि बच्चों को मजा आ जाता था और उनकी कक्षा करने के लिए कक्षा के बाहर भीड़ लग जाती थी। इसी दौरान उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड भी मिला। जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मजा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा और सर ऐसा पढ़ाने लगा जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाने लगा सर। 1 हफ्ते बाद मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया था। कॉलेज में इसके साथ साथ ही एक चीज और हुई, वो कॉलेज के थिएटर क्लब में प्लेज लिखने लगे थे, डायरेक्ट करने लगे थे और परफॉर्म भी करने लगे थे। धीरे धीरे उनके डायरेक्ट किए हुए और लिखे हुए प्लेस पूरी बंबई में ख्याति प्राप्त करने लगे और बड़े बड़े नाम उनके थिएटर्स को देखने आना चाहने लगे। इनमें से 2 बड़े नाम थे, नरेंद्र बेदी और दिलीप कुमार, और दोनों की ही कहानी बहुत ही रोचक है। नरेंद्र बेदी को कादर खान इतना पसंद आए कि उन्होंने कादर खान को अपनी एक फिल्म में डायलॉग्स लिखने का मौका दिया जिसका नाम था जवानी दीवानी। कादर खान शुरुआत में हिचकिचाए क्योंकि उन्हें सिनेमा में डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन थोड़ा कन्विंस करने पर कादर खान मान गए और उन्होंने जवानी दीवाने में पहली बार डायलॉग्स लिखे और ये फिल्म बहुत बम्पर हिट रही और कादर खान को नरेंद्र बेदी ने इस फिल्म में डायलॉग्स लिखने के लिए 1500 रुपए दिए। दिलीप कुमार साहब का किस्सा तो और रोचक है। दिलीप कुमार साहब से किसी ने कहा कि आपको एक लोकल आर्टिस्ट है कादर खान, उसका काम देखना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा थिएटर करता है। तो दिलीप कुमार साहब एक दिन कादर खान के पास फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम यूनुस खान है और लोग मुझे दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, मैं आपका प्ले देखना चाहता हूं। पहले तो कादर खान को विश्वास ही नहीं हुआ कि दिलीप साहब ने उनके पास कॉल किया है, लेकिन थोड़ा धैर्य बरतने के बाद जब दिलीप कुमार साहब ने उनको ये विश्वास दिलाया कि उन्हीं का फोन कॉल है और वो कादर खान साहब का प्ले देखने आना चाहते हैं, तो कादर खान साहब ने भी अपनी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, दिलीप साहब, हम थिएटर वालों का भी एक उसूल होता है, आपको पर्दा उठने से पहले आना पड़ेगा और आपको पूरा प्ले बैठकर देखना पड़ेगा। आप प्ले को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते और आप प्ले को पर्दा गिरने के बाद ही छोड़ के जा सकते हैं। दिलीप कुमार साहब को कादर खान का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। उन्होंने आकर पूरा प्ले देखा और उन्हें प्ले बहुत पसंद आया और इसी के बाद उन्होंने कादर खान को सगीना और बैराग जैसी फिल्में ऑफर की। वहीं जवानी दीवानी की सक्सेस के बाद कादर खान के पास एक के बाद एक डायलॉग्स लिखने के ऑफर आने लगे और कादर खान ने बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग्स राइटिंग की। कादर खान ने एक समय पे बहुत बड़ी सक्सेस खेल खेल में लिखी और उसके लिए उन्हें 20,000 रुपए दिए गए।
अगर बात करें एक्टिंग ब्रेक थ्रू की, तो जहां उनके दरवाजे पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की भीड़ लगी थी अपने फिल्म में डायलॉग्स लिखवाने के लिए, उनके एक्टिंग चॉप्स को पहली बार यश चोपड़ा जी ने पहचाना और उन्होंने अपनी फिल्म दाग में राजेश खन्ना के अपोजिट एक एडवोकेट का रोल ऑफर किया। एडवोकेट के रोल के रूप में कादर साहब बहुत पसंद किए गए और इसके बाद उनका एक्टिंग करियर भी चल पड़ा। इसके बाद कादर खान ने कभी पलट कर नहीं देखा। कादर खान के बारे में एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक बार डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कादर खान से अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखने को कहा और उन्होंने कहा कि अगर ये क्लाइमैक्स मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें जितने रुपए कहोगे उतने रुपए दूंगा, और यदि ये क्लाइमैक्स मुझे नहीं पसंद आया तो मैं वो पूरी स्क्रिप्ट वहीं फाड़ दूंगा। कादर साहब ने इसको एज अ इंसल्ट लिया और उन्होंने रातों रात एक ऐसा क्लाइमैक्स लिख कर दिया कि जब मनमोहन देसाई ने उसे पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कादर साहब से कहा कि वो एक फिल्म में लिखने के लिए कितना रुपया चार्ज करते हैं। लास्ट टाइम जब कादर साहब ने किसी फिल्म में डायलॉग्स लिखे थे तो उन्होंने 25,000 रुपए लिए थे। मनमोहन देसाई ने कहा कि मेरे फिल्म के राइटर की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती और उन्होंने कादर साहब को 1,21,000 रुपए दिए। आज की इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखें तो लगभग 60 लाख रुपए हो गए। तो गाइज ये था द कादर खान स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक आ गए तो 2 दिन के अंदर मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय बाय, वंदे मातरम।